हेलो एवरीवन, आई एम चांस और आज हम बात करते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के अंदर ही एक नेक्स्ट टॉपिक विच इज हीट स्ट्रोक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोथर्मिया के बारे में, विच वॉज कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस की नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो रहा है। आज हम इसी हाइपोथर्मिया का ही एक स्पेसिफिक टाइप हीट स्ट्रोक वो पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता क्या है। नॉर्मली हाइपरथर्मिया में हमारा टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। इट कुड बी 38 डिग्री, इट कुड बी 39, 40, 41, 42। और हमने ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग भी गड़बड़ाना शुरू कर देती है। अब देखो, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बॉडी की फंक्शनिंग भी गिरती जा रही है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ या टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस में एक ऐसा टाइम आएगा, टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस में एक ऐसा टाइम आएगा जब पेशेंट का सीएनएस डिसफंक्शन करना शुरू कर जाएगा। हाइपरथर्मिया में टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस के दौरान एक ऐसा टाइम आएगा जब पेशेंट का सीएनएस गड़बड़ाना शुरू कर देगा, सीएनएस डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। उस पॉइंट को, उस स्टेट को, उस पार्ट को, उस पॉइंट को, उस फेज को हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि भाई पेशेंट को हीट स्ट्रोक आ गया। सो हीट स्ट्रोक क्या हुआ? पेशेंट को हाइपोथर्मिया हुआ और इस लेवल का हाइपोथर्मिया हुआ, इस सीवियरिटी का हाइपोथर्मिया हुआ कि उसका सीएनएस डिसफंक्शन होना शुरू हो गया। सो व्हाट इज हीट स्ट्रोक? हाइपोथर्मिया प्लस सीएनएस डिसफंक्शनिंग। तो भाई हमने पढ़ा कि हीट स्ट्रोक हाइपोथर्मिया का एक स्पेसिफिक और सीवियर टाइप है। मतलब कि हीट स्ट्रोक में हमारी बॉडी का हीट कंटेंट या फिर हीट लोड बढ़ रहा है। अब वो हीट बढ़ किस तरह से रहा है, क्यों रहा है, उसके बेस पे हीट स्ट्रोक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है क्लासिकल, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, और दूसरा टाइप हो जाता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिकल हीट स्ट्रोक को। इसको मैं एक लाइन में समराइज करूंगा, विच इज द एनवायरनमेंट is putting too much heat on the body. Environment is putting too much heat on the body. इसमें तुम इमेजिन कर सकते हो भाई एक ऐसे इंसान को जो कि भरी धूप में, गर्मी के मौसम में लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, उसमें बाहर खड़ा हुआ है बहुत लंबे टाइम तक, बहुत घंटों तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा हीट उसकी बॉडी में चली जाएगी और उसकी वजह से अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है उस पेशेंट को, तो उसे बोलेंगे क्लासिकल हीट स्ट्रोक या फिर नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। अब एक क्लासिकल हीट स्ट्रोक किस टाइप के इंसान में देखने को मिल सकता है, तो उसके एग्जांपल्स हैं भाई एल्डरली पर्सन, क्रोनिकली इल पर्सन, पर्सन लिविंग विदाउट एडिक्वेट कूलिंग ड्यूरिंग अ हीट वेव, या फिर वो लोग जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेडिकेशंस लेते हैं विच इंपेयर स्वेटिंग या फिर थर्मोरेगुलेशन। This classical heat stroke is also known as non-exertional heat stroke. Why? Because इसमें पेशेंट्स को भाई खुद बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती in order to produce so much of heat. इनफैक्ट एनवायरनमेंट से ही ऑलमोस्ट सारी की सारी हीट पेशेंट के अंदर आ जाती है। तो भाई अब बात करते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक की। इमेजिन करो एक 22 साल का एथलीट है, वो गर्मी के मौसम में तेज धूप में बहुत तेजी से, बहुत इंटेंसली रनिंग कर रहा है। अचानक से क्या होता है, वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है एंड देन ही कोलैप्स्ड। समझ रहे हो क्या हुआ? इतनी धूप में, इतनी ज्यादा गर्मी में, इतनी ज्यादा हीट में वो इंटेंसली रनिंग कर रहा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या? ज्यादा हीट प्रोडक्शन। और ज्यादा हीट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? उस एथलीट का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सीएनएस डिसफंक्शन होना शुरू हो गया, मतलब कि उसको हीट स्ट्रोक आ गया। व्हाई? बिकॉज ही वाज डूइंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो भाई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या फिर किसी भी कारण से अगर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से होने वाले हीट स्ट्रोक को भाई हम बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। तो
तो भाई अब बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ हीट स्ट्रोक। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का भाई मतलब होता है कि वो सारी चीजें जिसकी वजह से पेशेंट हमारा या तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, या फिर हीट लॉस बहुत कम करे, या फिर उसकी स्किन तक ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो भाई सबसे पहले आते हैं वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसमें आ जाता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, सेप्सिस, एक्सरसाइजेस। अब सेकंड नंबर पे आते हैं वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में से होने वाले हीट लॉस को रिड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे ड्रग्स लाइक एंटीकोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसन, एंटी हिस्टामिन्स। फिर आता है हमारा एबनॉर्मल स्वेट ग्लैंड्स, मतलब कि स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो गई है, स्वेट ग्लैंड्स हमारे सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो सही से काम नहीं करेंगे तो स्वेटिंग पूरी बॉडी पे सही से हो नहीं पाएगी, स्वेटिंग नहीं हो पाएगी तो भाई इवेपोरेशन सही से नहीं होगा और हीट लॉस भी सही से नहीं होगा। एंड लास्टली हो जाता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर डिप्लेशन। तीसरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भाई हमारा हो जाता है इंपेयर्ड वॉलेंटरी मैकेनिज्म्स, मतलब कि पेशेंट एप्रोप्रिएट एक्शन खुद के बेसिस पे, वॉलेंटरी बेसिस पे ले ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक कोमा, मेंटल इलनेस या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पेशेंट भाई एक ऐसी जगह है जहां पर हीट लॉस बहुत कम है, हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसे कोमा हो सकता है उसे मेंटल इलनेस हो, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो हीट स्ट्रोक में जाने वाला है, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई सेफ जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है पेरिफेरल सर्कुलेशन तक हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो चुका है। ये भाई हो सकता है हमारा हाइपोकैलिमिया में, या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई है उसमें। तो भाई अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हीट स्ट्रोक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा हीट स्ट्रोक में हाइपोथैलेमस तो काम करेगा नहीं, तो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ रखा होगा, स्किन हमारी ड्राई एंड हॉट होगी, एंड प्यूपल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है हीट स्ट्रोक के केस में, दैट इज 3 कार्डिनल साइंस ऑफ हीट स्ट्रोक्स। इसमें आता है हमारा सीएनएस डिसफंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सीएनएस डिसफंक्शन। हाइपरपायरेक्सिया, मतलब कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, एंड फाइनली हॉट एंड ड्राई स्किन। 3 कार्डिनल साइंस, सीएनएस डिसफंक्शन, हाइपरपायरेक्सिया 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना, एंड हॉट एंड ड्राई स्किन। सीएनएस के लेवल पे हमारा हीमरेज देखने को मिल सकता है, सेरिबेलर साइंस देखने को मिल सकते हैं, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, एंड कन्वर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। सीवीएस के लेवल पे हमारा हार्ट रेट बढ़ रखा होगा और बीपी कम हो गया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज होगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रहा होगा, एंड एआरडीएस होगा। रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलिमिया या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया, एंड या रेब्डोमायोलिसिस भी देखने को मिल सकता है। और हेमेटोलॉजिकल साइंस में हमारा एनीमिया देखने को मिल सकता है या फिर डीआईसी देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब देखते हैं व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस दैट वी विल कैरी आउट इन अ पेशेंट विद हीट स्ट्रोक। तो भाई सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग टेम्परेचर मॉनिटरिंग करवाएंगे, देखेंगे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, ईसीजी देखेंगे, उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, यूरिया देखेंगे, क्रिएटिनिन हो गया, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज हो गया। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट करेंगे मायोग्लोबिन को फिगर आउट करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैस करवाएंगे, एटसेट्रा। तो भाई अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हीट स्ट्रोक, मतलब कि एक पेशेंट आता है जिसके अंदर हीट स्ट्रोक वाले फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई क्या डायरेक्टली हम लोग हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस बना देंगे? द आंसर इज नो। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी कंसीडर करेंगे। इसके एग्जांपल है हमारा एक्यूट सीएनएस इन्फेक्शंस, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गया, थायराइड स्टॉर्म हो गया, सेरिब्रल मलेरिया हो गया, या फिर सीवियर सेप्सिस हो गया। तो भाई अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं एक पेशेंट को विद हीट स्ट्रोक। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड में पेशेंट को एक ठंडी जगह, एक कूलर एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे, जितने भी कपड़े हैं उसे रिमूव करेंगे ताकि हीट लॉस फैसिलिटेट हो सके। पेशेंट को एक ठंडे पानी में
इमर्स करेंगे, मतलब ठंडे पानी में नहलाएंगे या डालेंगे या ठंडे बाथ टब में उसको रख देंगे। जो वेट शीट्स होती हैं, मतलब कि गीली चादरें, गीले कपड़े, उनसे उसको लपेट देंगे ताकि और इवेपोरेशन के थ्रू हमारा हीट लॉस हो सके। एंड फाइनली जो कोल्ड कंप्रेशन है उसको यूज करेंगे। इसके अलावा हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से मेथड्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट को हीट स्ट्रोक से ट्रीट करने के। तो भाई कूलिंग मेथड्स में हमारे आ जाएंगे आइस पैक्स, आइस कोल्ड आईवी फ्लूइड्स, कूलिंग ब्लैंकेट्स, कैथेटर्स, गैस्ट्रिक या फिर पेरिटोनियल लेवाज, एंडोवेस्कुलर कूलिंग, इवापोरेटिव मेथड एंड इमर्जन मेथड। तो भाई हीट स्ट्रोक के सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग आईवी फ्लूइड्स देंगे। अगर आइनोट्रोप्स की रिक्वायरमेंट है तो डोब्यूटामाइन विल बी आवर ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया को ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो उससे मैनेज करेंगे ऑब्वियसली। मैनिटोल देंगे रेब्डोमायोसिस के लिए, और शिवरिंग के लिए हम लोग लोराजिपाम देंगे। क्या चीजें हमें नहीं करनी है? पैरासीटामोल नहीं देनी है बिकॉज इट इज हेपेटोटॉक्सिक। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं देना है बिकॉज इट फर्दर रेजिस्ट टेम्परेचर। एंड फाइनली अल्कोहल रब नहीं करना है। तो भाई इस तरह से हमारा खत्म होता है हीट स्ट्रोक का टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइपोथर्मिया। सो सब्सक्राइब फॉर मोर मेडिसिन लेक्चर्स।